नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपके साथ वापस यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को लेके। मैं चाहता हूँ कि आप अब तक के पिछले 4 यूनिट को आराम से पढ़ें समझें। 52 ऐसे टॉपिक्स अपन कर चुके हैं और अब अपन यूनिट नंबर 5 में बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत। मैं JRF अड्डा पे शाम को 7 बजे रोज क्लास लेता हूँ। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड 6 साल का है, वेरीड लेवल्स पे है। मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस अराउंड 5 साल का है। आई हैव रिटन पेपर्स ऑन पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा रेंजिंग अलग अलग fields, and I cleared this exam in the very first attempt. So enough about me, we move on, we talk about the website. वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, इस वेबसाइट को विजिट करें, एग्जाम पे क्लिक करें, देखें। पेपर नंबर 1 का पूरा प्रेपरेशन यहाँ पे है। पेपर नंबर 2 के कोर्सेज आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स बहुत जल्दी यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस का आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे सब अवेलेबल मिल ही जाएगा और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पेपर नंबर 2 पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सेम चीज़, लाइव टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे लाइव टेस्ट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, मेंटर सपोर्ट। फिर क्या करना है सर, ये डाउनलोड ऐप क्लिक करो इस पर या प्ले स्टोर खोलो, जाइए और फॉर फ्री, मुफ्त, आज की दुनिया में मुफ्त में आपको मिल रहा है यहाँ पे फॉर फ्री। क्या क्या मिल रहा है? डेली क्विज सर, डेली क्विज मिलता है। यूट्यूब के क्लासेस जो भी मिल रहे हो PDF में मिलेंगे। काउंसलिंग सेशंस होते रहते हैं, कंटिन्यूस होते रहते हैं सर, कंटिन्यूसली। डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, डाउनलोड करें और अपनी JRF की प्रिपरेशन में एक एज निकाल लें। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपको पता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ना सर ROI बहुत बेहतरीन है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कल भी मैंने बोला था ROI क्या रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ROI इधर क्या रहेगा। देखिए, अगर आपने इसमें, मेरा ये मानना है कि 60 to 80 आवर्स आपने डिलीजेंट स्टडी कर ली तो आपके सवाल 90% सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा ROI है। 60 से 80 घंटे अगर आपने डिलीजेंट मेहनत से पढ़ाई कर ली तो आपने, ये रिवीजन इंक्लूडिंग है बाय द वे, तो आपने 90% सवाल यहाँ से सॉल्व कर लेना है। 10% बारिंग की कुछ एकदम कंसेप्चुअली डीप पूछ डाले, जो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अभी आप इतना कंसेप्चुअली डीप जाएं, पर 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक चीज और समझो यार, देखो ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें बहुत सिंपली ये चीज समझो कि अगर 300 सवा 300 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आपको 300 का चाव जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ROI के हिसाब से चलना है। आपको देखना है, सुनो, 300 पे भी JRF क्लियर होता है और इस बार तो 189 पे भी क्लियर हो रहा है। सो यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, यू कैन क्लियर एट 189 एंड यू कैन स्टिल बी एट JRF। सो परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी से आगे बढ़ के आपको एक वॉट एवर वर्क्स मेंटालिटी पे जाना पड़ेगा, एक मोर प्रैक्टिकल रियलिस्ट अप्रोच उठानी पड़ेगी। सबसे पहला टॉपिक है सर PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफर कर्व सवाल बनता है, किसने दिया, क्या है ऑफर कर्व्स। 2 ऑफर कर्व्स दे देगा आपको, फिर पूछेगा कि इसमें क्या पोजीशन है, इसमें क्या पोजीशन है, ऐसे करके सवाल पूछ लेगा ऑफर कर्व्स के। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व्स, IC कर्व्स। एक आपने ISLM मॉडल पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यूनिट नंबर 2 में, उसका BOP का वर्जन है एक, जो यहाँ आ जाता है ISLM, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों चारों इसके बनते हैं कि एक तो जब ISLM आप मैक्रो में पढ़ते हैं तब आप ये अज्यूम करते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, पर जब आप इस यूनिट में आते हैं तब आप एक और अजम्पशन करते हैं कि अब इकोनॉमी खुल चुकी है। तब किस तरीके से ISLM कर्व BOP पे ऑपरेट होता है। तो इसी चीज को अगर हम हिंदी में देखें तो वील से उत्पाद संभावना वक्र, प्रस्ताव वक्र, समुदाय उदासीनता वक्र और ISLM भुगतान संतुलन मॉडल, BOP मॉडल। इसके बाद टॉपिक नंबर 2 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापारवाद, पूर्ण लागत लाभ और तुलनात्मक लागत लाभ। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज, जैसे कि मर्केंटिलिज्म, क्या है मर्केंटिलिज्म, सवाल पूछ लेगा। ठीक है, क्या है एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, किसने दी, एडम स्मिथ। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी, रिकार्डो। ठीक है, फिर पूछेगा क्या है उसके अंदर, कैसा कैसा मॉडल बनता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मॉडल यहाँ पे मालूम पड़ता है सर, HO, हेक्सर ओहलिन मॉडल। ये हेक्सर ओहलिन मॉडल, जिसको HO मॉडल भी कहते हैं, HO
सवाल यहाँ पे गारंटीड बनेगा 100%। आपका इस पे सवाल बनता है, अजम्पशन पे पूछेगा या आपको कोर में जाके थ्योरी में पूछ डालेगा, मतलब सवाल तो यहाँ से बनना ही बनना है। इसी से बन के आता है कि लियोनटिफ पैराडॉक्स, लियोनटिफ पैराडॉक्स। टॉपिक नंबर 3 और 4 को हिंदी में अगर अपन देखें तो हेक्सचर ओहलिन मॉडल और लियोनटिफ विरोधाभास, विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स। यहाँ से सवाल बनेंगे, पूछेगा क्या है लियोनटिफ पैराडॉक्स, क्या पैराडॉक्स है, क्या विरोधाभास है यहाँ पर, जो एच1 मॉडल ने दिया था क्या चीज है, क्या मॉडल है। फिर मॉडल पे क्या सवाल पूछेगा, ये जो मॉडल है इसमें पूछेगा क्या अजम्पशन है, क्या अज्यूम करके रखा है, उसके डिटेल में चले जाएगा। क्या क्रिटिसिज्म है, इस पे पूछ लेगा सवाल। फिर पूछ सकता है कि आपको एक डायग्राम बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटेंट है इन टॉपिक्स का कि कहाँ कहाँ ये टॉपिक अड़ सकते हैं। इसके बाद व्यापार की शर्तें, आय व्यापार की शर्त, सकल वस्तु और शुद्ध वस्तु और आपके वाइनियर व्यापार की शर्तें। इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड से सवाल बनता है। ये यूजुअली एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनता है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल में क्या करेगा, देखो सर, फॉर्मूला बेस्ड सवाल में सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि या तो इसका फॉर्मूला बता दो। कितनी बार ये सवाल आ चुका है, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, फॉर्मूला बोलो। तो ये एक या तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब यहाँ से फॉर्मूला वाला सैचुरेशन हो चुका है यूजीसी नेट का, तो अब ये पूछेगा अगर तो न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल पूछ भी चुका है वैसे, थोड़ा एडवांस लेवल न्यूमेरिकल पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है, अपन आराम से इसे करेंगे। वही चीज नेट बार्टर ट्रेड आपको आना चाहिए, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। फिर जो विनर टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसमें भी अलग अलग एक दो आपको फॉर्मूले पकड़ने पड़ेंगे। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत इसीलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का इकोनॉमी भी क्या कंसेप्ट, क्या मॉडल पड़ता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या एक्सटेंड पूछेगा सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये पूछ लेगा कि मुझे ये बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीओपी में सवाल बनते हैं, जो कि आप यूपीएससी में भी देखते हुए मिलेंगे और जेआरएफ में भी देखते हुए मिलेंगे, वो होते हैं कि बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के, क्या इंक्लूडेड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको ये अलग अलग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस पूछ लेगा, इसके कंपोनेंट पूछ लेगा। तो you can have these questions, you can have these questions that can be asked from the balance of payment. इसके बाद absorption approach, सवाल कितनी बार बना है, ये absorption approach किसने दी, क्या है, पता होना चाहिए आपको। ये Keynesian approach है। monetary approach क्या है, trade multiplier क्या है, trade multiplier again very important here। फिर dumping क्या चीज होती है, dumping आपको काफी बार न्यूज में सुनने को मिलता है। डंपिंग, डंपिंग मतलब क्या होता है सर, चाइना, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, चाइना डंप्स या चाइना ने डंप करा स्टील अमेरिका में, उसके लिए अमेरिका ने उनपे टैरिफ बैरियर लगा दिया। इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का, कमेंट सेक्शन में जरूर समझाइएगा। तो ये कुछ 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को मालूम दिखते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। हिंदी में फटाफट देख लेते हैं सर। भुगतान संतुलन, अवशोषण दृष्टिकोण, मौद्रिक दृष्टिकोण और व्यापार गुणक, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, डंपिंग। ये सवाल सीधे सीधे कंसेप्चुअली पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेगा या उस अगर कोई थ्योरी है तो किस आदमी ने दी है, किस स्कॉलर ने दी है, क्या अजम्पशंस रहे हैं, ऐसे करके बनते हैं। बहुत बेसिक लेवल सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरओआई बहुत अच्छा है। अगर आपने यूनिट 5 मास्टर कर ली तो बहुत अच्छे सारे सवाल यहाँ से बन जाएंगे और आप कर भी लेंगे। टॉपिक नंबर 9 एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन रेट मार्केट, पीपीपी थ्योरी कितनी बार, अब ये क्या, अब ये कंसेप्चुअल सवाल भी बनता है, यहाँ से डायनेमिक बनता है काफी। एक बार ये सवाल पूछा हुआ भी था, एक स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक ये यूपीएससी में से ही उठा के यूजीसी नेट ने पूछा था। आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड आउट हियर कि इफ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो रिपीटेड इन यूजीसी नेट और नॉट, पर यूपीएससी में तो सवाल आ ही चुका है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया पोजीशन परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पूछ चुका है ये स्टेटमेंट। ठीक है, आई थिंक यही कॉमन एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे मालूम पड़ता है। तो पीपीपी क्या, ये ट्रिपल पी क्या थ्योरी है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, आर्बिट्राज क्या है, फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट क्या है, क्या चीज है ये सब। फिर गेन्स फ्रॉम ट्रेड, एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो माल्थस की थ्योरी, मिल और बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की थ्योरी यहाँ पे मालूम पड़ती है। देखिए इधर देखिए, मुद्रा बाजार, आर्बिट्राज और एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, मिल और
टॉसिग। फिर भारत में व्यापार नीति सुधार, ये जो दो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इस बार तो इससे सवाल आया था। आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, एफटीए क्या चीज़ है। आपको पता होना चाहिए रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट क्या है। आपको पता होना चाहिए कॉरिडोर क्या है, कॉरिडोर क्या चीज़ है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं इस पे एक सेशन लेकर आ चुका हूँ ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए कि पीटीए क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या चीज़ है। अब इसी चीज़ को चारों को इसने लगा दिया इस बार, क्या करा, डिग्री में, डिग्री ऑफ लिबर्टी, ट्रेड लिबर्टी, कि कितनी, कौन से ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट में ज्यादा ट्रेड लिबर्टी है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है। ऐसे करके अपन एक टेबल बनाएंगे, अपन इसको खत्म कर देंगे। ट्रेड लिबर्टी पे सवाल पूछ लिया इसने, यहाँ पे ट्रेड लिबर्टी पे सवाल पूछा जा चुका है। इसके बाद भारत में व्यापार के नीति सुधार, मतलब कि ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो ये ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स अगेन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। 91 क्राइसिस, यहाँ से 1991 क्राइसिस क्या हुआ था, ऐसा क्या सिचुएशन है बीओपी की, उस टाइम क्या थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। वंस यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, ये सारे 12 टॉपिक आपको क्लियर अगर हो गए और हो जाएंगे तो यू कैन वेरी वेरी वेल मेक श्योर दैट जेआरएफ इज इन योर कंट्रोल। सो 52 टॉपिक्स हो चुके थे यूनिट नंबर 4 तक। 52 प्लस 12 का मतलब हो गया कितना, 64 टॉपिक्स अब तक यूनिट नंबर 5 तक हमने क्लियर कर लिए हैं। बाकी आने वाले टॉपिक्स में भी आप देखेंगे कि हमारा ये मेन मुद्दा है कि हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स निकाल सकें इस पर्टिकुलर चीज से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। एक सवाल अपन करेंगे, मतलब मैं करूंगा, और एक जो है वो आप करिएगा। सवाल ऐसा बनता है, पहला ये 2 सवाल है। ये वाला जो सवाल है मैं ये वाला कर देता हूँ, अजम्पशन रिलेटेड। ये वाला सवाल आप करिएगा, ठीक है। तो इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मेन क्रिटिसिज्म, मेन क्रिटिसिज्म निकालना है। ये पीवाईक्यू नहीं है, पर ये मैंने आपके लिए क्रिएट करा है सच दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। व्हाट इज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द Heckscher-Ohlin मॉडल्स assumptions। देखो हिंदी में इसके मान्यताओं की मुख्य आलोचना क्या है। ये मानता है कि प्रौद्योगिकी दिशा में अलग है। ये मानता है कि संसाधन एक देश के भीतर सक्रिय हैं और लेकिन देशों के बीच सक्रिय नहीं है। ये मानता है कि उपभोक्ता प्राथमिकताएं देशों में अलग अलग है और ये मानता है कि उत्पादन कार्यों में स्थिर लाभों का प्रतिष्ठान है। ठीक है, तो इंग्लिश में यही है, अज्यूम टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट अक्रॉस कंट्रीज, रिसोर्सेज आर मोबाइल विद इन अ कंट्री। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ साइड में, आप एक बार इसको स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए। चारों ऑप्शंस आपको आपके सामने है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सर ये कह रहा है मेन क्रिटिसिज्म निकालना है। इट अज्यूम्स दैट टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। या इट डज, सो व्हाट criticism, ये तो गलत है। It assumes that consumer preferences are different across countries. No, it is not a criticism again. It assumes that production function have constant returns to scale. ये भी criticism नहीं है, पर main criticism यहाँ पे assumption related ये बनता है B. Assumes that resources are mobile within the country. country के भीतर जो resources है वो mobile है, but they are immobile between countries. कंट्री के अंदर तो मोबाइल है और कंट्री के बाहर, मतलब कंट्री ए वर्सेस कंट्री बी ट्रेड रिसोर्सेज इमोबाइल है, मतलब मूव नहीं करते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है इसकी अजम्पशन का, बहुत, इसीलिए इस मॉडल को इंपॉर्टेंट बोला गया है। ये वाला जो सवाल है, मैंने बीएस का आंसर बता दिया है। ये वाला सवाल आपको करना है सर। अकॉर्डिंग टू द Heckscher-Ohlin model, a country will export goods that use abundant factors intensively, use its scarce factors intensively, have high production costs, have low consumer demand. हिंदी में मैं साइड में हट रहा हूँ, आप इसको सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्या सवाल है। ये रहा आपका हिंदी में सवाल कि Heckscher-Ohlin मॉडल के अनुसार एक देश के सामग्री निर्यात करेगा जो वो देश सामग्री निर्यात करेगा जो, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा, ये आप मेरे को करेंगे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो सर इग्निशन फुल ऑन है, इंजन स्टार्ट होने वाला है, क्लास आने वाली है। आप लोग बताते रहिए कि आप कितने एक्साइटेड हैं, कितना आपका जोश है कि आगे हम ये क्लासेस लेकर आए, कंटिन्यू करें और आपको जीआरएफ क्लियर करने में मदद करें। मेरा नाम प्रशांत, धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप लोग कल मेरे साथ जुड़िएगा फॉर यूनिट नंबर 6। धन्यवाद।